नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A रूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फाइनल ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो हमारा टॉपिक था सॉल्यूशन विलियन। हम बात कर रहे थे विलियन के बारे में, विलियन और थर्ड ईयर के लिए BSc थर्ड ईयर के लिए विलियन टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए BSc थर्ड ईयर में जो विलियन टॉपिक है उसमें हमने अभी तक जो बात की है वो बात की है कि विलियन क्या होता है, विलियन में विलय और विलायक क्या होते हैं, विलय और विलायक के अलावा जो विलियन है, विलियन में किस किस प्रकार के विलियन होते हैं, अर्थात द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी, बहुअंगी प्रकार के विलियन कौन से होंगे, और राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श प्रकार के विलियन कौन से होते हैं, और अनादर्श प्रकार के विलियन में भी दो प्रकार के विलियन हमने किए हैं, एक होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। इन्हीं के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में हमने बात की कि किस प्रकार से जो विलियन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, अणुसंख्या गुणधर्म पाए जाते हैं, अर्थात वह गुणधर्म जो किसी पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो है वो हमने बात की कि कौन कौन से अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, चार इसके जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो होते हैं। इसमें हम दो अणुसंख्या गुणधर्मों के बारे में लगभग सभी डिटेल से पढ़ चुके हैं। पहला था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन राउल्ट के नियम में। दूसरा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रासरण दाब के बारे में। आज हम उसी प्रासरण दाब के बारे में थोड़ा सा आगे टॉपिक करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में या इसी के अंदर हम बात करेंगे हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम प्रासरण दाब से हम क्या कर सकते हैं, प्रासरण दाब से यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं। प्रासरण दाब को किससे लिखते हैं, प्रासरण दाब को पाई से लिखते हैं। प्रासरण दाब से हम किसको ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं, पदार्थ के अणुभार का या m की गणना हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.8 ग्राम, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका एक एग्जांपल है। 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर में 1.8 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया है। 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रति लीटर का एक विलियन किसी काल्पनिक पदार्थ के विलियन, मतलब कोई भी ऐसा काल्पनिक पदार्थ है के विलियन जिसमें 0.342 ग्राम पदार्थ 100 ml में घुला है के समपराशरी है, मतलब इसका पराशरण दाब किसके बराबर है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज वाले के बराबर है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के अणुभार का परिकलन कीजिए और ग्लूकोज का अणुभार आपको दिया गया है 180। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं किस तरीके से ये होगा। देखिए ग्लूकोज विलियन का प्रासरण दाब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रासरण दाब को ज्ञात करने का तरीका होता है पाई इक्वल टू W1M1V into RT। W1 हमें कितना दे रखा है 1.8, इससे हम पाई की वैल्यू निकालेंगे और उस पाई से हम किसका मान निकालेंगे, पाई से हम M1 का मान निकालेंगे। तो उसी को आगे हम बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो प्रासरण दाब है वो सेम है, तो उसके आधार पर हम बात करेंगे। देखिए तो पाई बराबर W1M1V into RT। W1 यहाँ पर कितना है 1.8 ग्राम दे रखा है। उसके बाद में जो यहाँ ये W1 है, M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 ग्राम, V कितना दे रखा है V 8.0। ठीक है, R यहाँ पर हमने लीटर एटमॉस्फेयर में रखा है, R की वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू T केल्विन। T केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर है, मतलब कोई भी टेम्परेचर है, हमने यहाँ पर नहीं लिया, T केल्विन टेम्परेचर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ के विलियन का परासरण दाब भी यही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा का सारा, इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें, ये सारा का सारा किसके बराबर होगा, इसके बराबर। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, W1 की जगह पर 3.42 कर देंगे, M1 का मान तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर तो दे रखा है M1 का मान ज्ञात करना है, इनटू 0.082 कर देंगे, क्योंकि ये R की वैल्यू है, T की जगह पर T केल्विन आ जाएगा, M1 इंटू 0.1 लीटर, क्योंकि इसने क्या दे रखा है 100 ml। 100 ml को लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा। अब देखो ये दोनों बराबर है,
अब यहां से हम m1 को बाहर लेके आएंगे, इस टर्म को सारी को उस तरफ लेके जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, मतलब 180 इंटू 1.0 ऊपर हो जाएगा, बाकी सारा नीचे हो जाएगा, तो t से d कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचता है 0.342, यहाँ पर क्या बचता है ये इतना और इतना, अब यहाँ पर ये भी एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ कैंसिल होने के बाद में जो हमारे पास बचेगा वो क्या आएगा, m1 की वैल्यू क्या आएगी 342। तो इस तरीके से आप एक विलयन के परासरण दाब से दूसरे विलयन के लिए भी, जो कि अज्ञात प्रकार का विलयन होता है, उस अज्ञात प्रकार के विलयन के लिए भी आप गणना कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की, अणुभार की गणना कर सकते हैं, विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये होता है परासरण दाब का जैविक महत्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, परासरण दाब का जैविक महत्व, मतलब परासरण दाब का जीवों के लिए क्या महत्व है, उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है जीवों में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जीवों की कोशिकाओं में, अब देखिए हम ये जानते हैं कि ये किसी जीव की कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर बहुत सारा मटेरियल पाया जाता है और वो सारा का सारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक कहलाता है। केंद्रक बीच का भाग होता है और बाकी सभी जो जगह होती है वहां पर क्या होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब देखो जीवों की कोशिकाओं में शर्करा पाई जाती है, मतलब शुगर पाई जाती है, साल्ट्स पाए जाते हैं और अन्य प्रकार के कार्बनिक यौगिक भी इसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह हो सकते हैं, लिपिड वगैरह हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाएंगी, वो सारे कार्बनिक प्रकार के यौगिक होंगे। इसमें विलयन रहता है और इन कोशिकाओं की भित्ति एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। या तो इनकी झिल्ली, आप देखो सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट्स में, यहाँ पर अगर आप नॉर्मल किसी जीव के बारे में बात करते हैं तो वहां पर सेल वॉल नहीं होती, वहां पर जो होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो वो भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ही कार्य कर सकती है। एक अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए, अब हम किसी कोशिका को शुद्ध जल में रख दें तो परासरण है क्या, परासरण का है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाना, मतलब शुद्ध जल में सांद्रता है ही नहीं क्योंकि वो तो अकेला शुद्ध जल है, अकेला विलायक है, तो वो क्या करेगा वहां से किसके अंदर चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। अर्थात अगर हम किसी कोशिका को शुद्ध जल के अंदर रखें तो जल कोशिका के अंदर चला जाएगा परासरण ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा, जिससे कोशिका फूल जाएगी। शुद्ध जल में रखा जाए तो परासरण द्वारा जल कोशिका के भीतर चला जाएगा, जिससे कोशिका में एक दाब उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। परासरण के कारण किसी कोशिका में, अब ये जो दाब होता है इसको ध्यान रखना है, इसको ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, स्फीति दाब बोलते हैं। मतलब परासरण के कारण जब जल कोशिका के अंदर चला गया तो उस कोशिका में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या बोलते हैं, स्फीति दाब बोलते हैं। यद्यपि कोशिका द्रव्य की सांद्रता शुद्ध जल के बराबर हो ही नहीं सकती, कोशिका द्रव्य की सांद्रता ज्यादा होती है, शुद्ध जल की सांद्रता बहुत कम होती है, फिर भी उस समय परासरण रुक जाता है जब कोशिका भित्ति द्वारा लगाया गया दाब, अब कोशिका भित्ति द्वारा जो भित्ति दाब लगाया गया है वो स्फीति दाब के बराबर हो जाएगा, मतलब अंदर से लगने वाला दाब और बाहर से लगने वाला दाब जब बराबर हो जाएंगे तब परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब पानी इसके अंदर आ रहा है तो इसके द्वारा लगाया गया स्फीति दाब है, कोशिका भित्ति द्वारा लगाया गया जो दाब होता है अंदर की तरफ जाता है, स्फीति दाब बाहर की तरफ लेके जाता है। कोशिका भित्ति द्वारा लगाया गया दाब तो अंदर की तरफ धकेलेगा, जो स्फीति दाब है वो बाहर की तरफ धकेलेगा, और जब इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में परासरण की क्रिया रुक जाएगी, अर्थात जितना उसके अंदर पानी जाना है उतना चला जाएगा और उसके बाद में परासरण की जो क्रिया होती है वो रुक जाएगी। यहाँ पर यही लिखा है कि प्रति भित्ति दाब, मतलब इस भित्ति का दाब जब स्फीति दाब के बराबर हो जाएगा, ट्रिगर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वॉल प्रेशर इज इक्वल टू ट्रिगर प्रेशर, तो उस कंडीशन में ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। तो जैविक महत्व के अंदर आगे हम पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस का हमारे लिए और क्या महत्व है। यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की टर्म्स हैं वो, जिसमें हम हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक प्रकार की चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आप उनको बहुत ध्यान से देखिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के टर्म्स हैं इसके अंदर, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। समपराशरी, अतिपराशरी, न्यून पराशरी, इस प्रकार की कुछ इसके अंदर टर्म्स होती हैं। इन टर्म्स को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम बात करते हैं, एक ताजा कोशिका है, निष्फिति दाब के कारण कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति के साथ चिपका रहता है। अब जो कोशिका ताजा होती है उसके अंदर जल होता है, तो उसके स्फीति दाब के कारण क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका भित्ति के साथ में चिपका रहता है। लेकिन यदि
इस कोशिका को, क्योंकि हमने बाहर से पानी डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगी कोशिका, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो जब इस कोशिका को 7.5% शर्करा विलयन में रख दिया जाए, तब शर्करा विलयन की सांद्रता ज्यादा है, शर्करा विलयन की शुगर सॉल्यूशन की सांद्रता ज्यादा है, और जो कोशिका है उसके अंदर सांद्रता कम है, तो कोशिका से पानी बाहर आ जाएगा शर्करा विलयन में। 7.5% शर्करा विलयन में रख दिया जाए, जिसका प्रासरण दाब कोशिका द्रव्य से अधिक है, तो कोशिका द्रव्य से जल प्रासरण के द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। मतलब सेल जो इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है उससे क्या हो जाएगा, जल बाहर आ जाएगा, शर्करा विलयन के अंदर आ जाएगा, और कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और कोशिका द्रव्य के संकुचन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, और उस प्लाज्मोलाइसिस के कारण सेल की डेथ हो जाती है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर ये बीच में ये जगह थी, और ये सेल, ये तो था, ये सारा का सारा ये क्या था, साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति के साथ में लगा हुआ है। अगर हम क्या करें, अगर हम इसको शुगर के अंदर रख दें, अगर हम इसको शुगर के अंदर रख दें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में इसका जो ये साइटोप्लाज्म है ये बाहर की तरफ आ जाएगा, धीरे धीरे इसका सारा का सारा साइटोप्लाज्म यहाँ सिकुड़ जाएगा, और इसको प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस बोलते हैं। अर्थात कोशिका द्रव्य के, जो कोशिका द्रव्य होता है उसका संकुचन होना प्लाज्मोलाइसिस होता है, और ये प्रासरण की क्रिया द्वारा भी किया जा सकता है। प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस प्रासरण की क्रिया द्वारा भी संपन्न हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर 3-4 प्रकार की चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है, आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम किस तरीके से है, और डायग्राम क्या है, इस डायग्राम को आप एक बार बना लीजिए, जिससे कि आपके क्लियर हो जाए कि इस डायग्राम में क्या कहते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि विलयन कितने प्रकार का होता है, समप्रासरी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, इस प्रकार से बात करेंगे हम। यदि कोशिकाओं को किसी ऐसे तनु विलयन में डाला जाए जिसका प्रासरण दाब कोशिका द्रव्य के बराबर हो, ठीक है, मतलब जब प्रासरण दाब सॉल्यूशन का, विलयन का प्रासरण दाब, विलयन का पाई किसके बराबर हो, कोशिका द्रव्य के दाब के, मतलब ये दोनों दाब जब बराबर हों तो वहां पर प्रासरण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जितना दाब बाहर से लगाया जा रहा है उतना ही दाब अंदर से भी लगाया जा रहा है। तो ना तो जो द्रव्य है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और ना ही द्रव्य अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। यदि कोशिकाओं को किसी ऐसे तनु विलयन में डाला जाए जिसका प्रासरण दाब कोशिका द्रव्य के बराबर हो, तो प्रासरण की क्रिया संपन्न ही नहीं होती, तो प्रासरण की क्रिया संपन्न ही नहीं होती, और जीव द्रव्य संकुचन नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, अर्थात समप्रासरी होते हैं, अर्थात इन दोनों सॉल्यूशनों में एक जैसा प्रासरण दाब है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब कोई दो विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अब यहां पर इसकी डेफिनेशन है, समप्रासरी की डेफिनेशन है, जब कोई दो विलयन एक अर्धपारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक किए गए हों और दोनों में प्रासरण की क्रिया ना हो रही हो, मतलब उनके बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लगा दी, जो कि इसकी शर्त होती है ऑस्मोसिस की, प्रासरण की, वो भी हमने उसके अंदर लगा दी, लेकिन उसके बाद में भी प्रासरण की क्रिया संपन्न नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उन दोनों का प्रासरण दाब समान है, तो इन दोनों विलयनों को समप्रासरी कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि अर्धपारगम्य झिल्ली संपूर्ण रूप से अर्धपारगम्य हो, अर्थात एक कंप्लीट रूप से अर्धपारगम्य हो, अर्थात वो विलय के लिए तो बिल्कुल अपारगम्य हो, मतलब विलय के कणों को तो अपने अंदर में से किसी भी कंडीशन में नहीं जाने देती, जबकि विलायक के कण उसमें से निकल सकते हैं, और विलायक के लिए पूर्ण रूप से पारगम्य हो, तो समप्रासरी विलयन क्या कहलाता है, समप्रासरण दाबी प्रकार का, आइसोमोटिक प्रकार का। यहाँ पर दो शब्द है, एक होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है दो सॉल्यूशन का जिसमें प्रासरण की क्रिया नहीं हो रही, अर्धपारगम्य झिल्ली भी लगा रखी है, तो इस प्रकार के जो दोनों सॉल्यूशन होंगे इनको हम आइसोटोनिक प्रकार के सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन यदि अर्धपारगम्य झिल्ली संपूर्ण रूप से अर्धपारगम्य है, अर्थात विलय के कण उसमें से नहीं निकल सकते, जबकि विलायक के कण उसमें से पूर्ण रूप से निकल सकते हैं, तब अगर वो समप्रासरी विलयन है, तब उसको हम क्या कहेंगे, समप्रासरण दाबी, आइसोमोटिक प्रकार का सॉल्यूशन कहेंगे। अर्थात यहां पर क्या है, यहां पर π1 = π2, π1 मतलब पहले सॉल्यूशन का प्रासरण दाब, और π2 मतलब दूसरे सॉल्यूशन का प्रासरण दाब बराबर हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोमोटिक प्रकार का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, दो विलयनों के प्रासरण दाब की तुलना के लिए इन जीव कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। कैसे, मनुष्य की आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड, इसको कॉर्पल्स बोलते हैं,
जो रेड ब्लड होती हैं, इसको कॉर्पल्स बोलते हैं, सेल्स नहीं होती, रेड ब्लड कॉर्पल्स। आरबीसी शरीर के ताप 309.9 केल्विन पर, ये ध्यान रखना जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 309.9 केल्विन होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 9 केल्विन पर 0.91% NaCl विलयन के समपराशरी होती है। 0.91% NaCl विलयन के समपराशरी होती है, मतलब 1 ग्राम से थोड़ा कम। अगर हम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम से थोड़ा कम पानी नमक डाल दें तो वो इसके बराबर होगी, NaCl विलयन के समपराशरी होती है। अब यहां पर देखो ये 2-3 चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या है, सबसे पहली बात, यदि 0.91% NaCl से कम सांद्रता वाले विलयन को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। जो 0.91% NaCl से कम सांद्रता वाला उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। अगर उसमें आरबीसी को रखा जाए तो परासरण के कारण क्या होगा, जल का प्रवाह कोशिका में हो जाएगा और वो फूल जाएंगे। जिसकी सांद्रता 0.91 से कम है तो उसका मतलब उसकी कम सांद्रता है, उच्च सांद्रता की तरफ पानी जाएगा, उसमें अगर हमने कोशिका डाल दी तो वहां से पानी कोशिका के अंदर जाएगा, फूल जाएगी और फूल के क्या हो जाएगी, फट सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, हेमोलाइसिस बोलते हैं। इसके विपरीत यदि 0.91% NaCl से अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाए, जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो जीवद्रव्य का संकुचन हो जाएगा और कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी। तो अब यहां पर हम एक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये किसके बराबर होता है, 0.91% NaCl। 0.91% NaCl जो है, इसका जो पाई होता है वो बराबर होता है का परासरण दाब, ठीक है, बराबर किसके होगा, NaCl का परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब हो गया ये परासरण दाब। अब यहां पर हम ये कहें कि अगर हम सेल को 0.91% NaCl में रखें तो कोई परासरण नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, समपराशरी है, समपराशरी। उसके बाद यदि सेल को किससे रखें, 0.91% से ज्यादा सांद्रता वाला विलयन, सेल को हम किसमें रखते हैं, ज्यादा वाला विलयन हो, तो ये दूसरी कंडीशन है, बराबर नहीं है इसकी, ठीक है। यदि 0.91% से ज्यादा सांद्रता वाला विलयन हो तो क्या हो जाएगा, पानी कोशिका में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हमेशा क्या होता है, उसकी सांद्रता ज्यादा है, कोशिका की सांद्रता निम्न है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संकुचन। और दूसरा, यदि 0.91% सांद्रता से कम हो तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगी कोशिका, इसको हेमोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां पर आइसोटोनिक, आइसोमोटिक, हाइपरटोनिक इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं कि हाइपरटोनिक क्या होता है, इस चीज के बारे में अभी एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं। हाइपरटोनिक के बारे में देखिए, हाइपरटोनिक होता है ये जिसकी ज्यादा सांद्रता हो, NaCl 0.91% से जिसकी ज्यादा सांद्रता हो उसको हाइपर बोलते हैं, ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक है। अगर कम सांद्रता हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक प्रकार का विलयन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए, आगे देखते हैं। माना कि दो विलयन फर्स्ट और सेकंड है, कोई भी दो विलयन है फर्स्ट और सेकंड, जिनके आयतन क्या है, V1 और V2 में विलय के कितने मोल घोले हैं, N1 और N2। माना कि ताप T पर क्रमशः π1 और π2 उनके प्रासरण दाब है, ताप T है और वहां पर उनके प्रासरण दाब क्या है, π1 और π2। तो देखिए π1 V1 = N1 RT, क्योंकि N1 मोल घोले हैं और उसका आयतन क्या है, V1, और π2 V2 = N2 RT। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, π1 = N1
RT अपॉन V1 और पाई टू इक्वल टू N2 RT अपॉन V2। अब अगर हम ये माने कि दोनों विलयन क्या है, आइसोटोनिक है, मतलब समपराशरी है। ध्यान रखना, एक समपराशरी होता है, समपराशनदाबी होता है। समपराशरी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक और समपराशनदाबी को हम बोलते हैं आइसोमोटिक। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की चीज है, ठीक है। यदि दोनों विलयन समपराशरी है अर्थात पाई1 बराबर पाई2 है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं इन समीकरणों में, तो हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, एक मिनट, यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को लिख सकते हैं N1 V1 इज इक्वल टू, नहीं एक मिनट, इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, N1 अपॉन V1 RT इज इक्वल टू N2 अपॉन V2 RT। तो RT कॉमन है, काट दो, तो क्या आ जाएगा N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। इस तरीके से समीकरण बन जाएगा, वही हमने यहाँ पर लिखी N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2, क्योंकि पाई1 बराबर पाई2 है, ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखो N1 क्या होता है, N1 होता है W1 अपॉन M1। N1 जो होता है मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या क्या होती है, हमारी समीकरण क्या थी, समीकरण थी N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2, और N1 क्या होता है, N1 होता है W1 अपॉन M1, हमने उसका मान रख दिया, और N2 बराबर क्या होता है W2 अपॉन M2, हमने उसका भी मान रख दिया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। और मोलों की संख्या के लिए एक फिक्स्ड चीज होती है, और वो क्या होती है, वो ये होती है मोलों की संख्या के लिए दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान क्या है W1, मोलर द्रव्यमान क्या है M1, उसके आधार पर हम इसकी गणना कर लेंगे। तो यहां पर ये एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जब हम उसका मान रखेंगे ये वाली समीकरण प्राप्त हो जाएगी W1 अपॉन M1 अपॉन V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन V2। समीकरण 38 की सहायता से, मतलब इस समीकरण की सहायता से एक ज्ञात मोलर द्रव्यमान वाले पदार्थ से दूसरे अज्ञात मोलर द्रव्यमान पदार्थ की गणना की जा सकती है, जिसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम एग्जांपल करते हैं एक, किस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं और ये क्या काम आता है, ये समीकरण जो है वो क्या काम आती है। तो देखिए, एक विलयन जिसमें 10.0 ग्राम डेसीमीटर क्यूब ग्लिसरीन घुला हुआ है, 2% ग्लूकोज विलयन के साथ संपराशरी है, मतलब इसमें तो ग्लिसरीन घुला है, और ये 2% वाले के साथ में क्या है, संपराशरी है, पाई1 इक्वल टू पाई2। ग्लिसरीन के अणुभार को परिकलित कीजिए। ग्लूकोज का अणुभार तो हमको दे रखा है, हमको ग्लिसरीन के अणुभार को ज्ञात करना है, इसी समीकरण का प्रयोग करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जिसका अणुभार ज्ञात करना होता है उसको हम M1 मान लेते हैं, और दूसरे का M2 होता ही। तो हम ये मानते हैं कि ग्लिसरीन का अणुभार कितना है, M1, तो ग्लिसरीन के N1 मोल कितने हो जाएंगे, मोल होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, तो मोल बराबर 10 अपॉन M1, क्योंकि M1 तो हमें ज्ञात करना है। अब ग्लिसरीन का आयतन क्या है, प्रति डेसीमीटर क्यूब है, प्रति डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है V1 इक्वल टू 1 dm3, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम इसके V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद ग्लूकोज के 2% विलयन के लिए क्या होता है, N2 बराबर होता है W2 अपॉन M2, तो 2/180 होगा, काटेंगे तो 1/90 आ जाएगा। तो V2 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, V2 की वैल्यू हमको 2% है, तो इसका मतलब 100 होगा ना, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में से निकलता है, तो वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। V2 की वैल्यू यहां से निकलेगी, ये वाला 2% दे रखा है हमने। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर अपने मीटर के क्यूब के अंदर बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब, तो ये दोनों मीटर क्यूब के अंदर हो गए। अब विलयन समपराशरी है, समपराशरी विलयन के लिए पाई1 इक्वल टू पाई2 होता है, पाई1 इक्वल टू पाई2, और कटने के बाद में क्या बचता है, N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2। N1 के लिए हमारे पास मान क्या है, N1 का 10 अपॉन M1 रख दिया, इंटू 1/1 × 10⁻³ बराबर जो N2 है उसका मान क्या है, N2 का मान है 1/90, 1/90 इंटू 1 × 10⁻⁴। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीजें कट कटा के यहाँ पर M1 बराबर क्या है, सब इधर चला जाएगा, तो M1 बराबर क्या आ जाएगा, 90 × 10⁻⁴
बटा 10⁻³ इंटू 10 बराबर 90। तब इसको सबको काटेंगे, ये देखो, तो इसको सबको काट देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, m1 = 90 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 90 AMU। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके, फिर हम आपेक्षिक अवनमन में संबंध के बारे में बात करेंगे। देखिए, ग्लूकोज का 1 विलयन है 1.8 ग्राम प्रति लीटर में घुला हुआ है, 1 लीटर में 1.8 ग्राम होगा। एक कार्बनिक यौगिक के विलयन के समपराशरी है जिसके 100 ml विलयन में कार्बनिक यौगिक के 0.342 ग्राम घुले हुए हैं। कार्बनिक यौगिक के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। ग्लूकोज दे ही रखा है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान तो आपको याद ही होना चाहिए 180 होता है, और अब हमको उस कार्बनिक यौगिक के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है जिसका हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखिए, 2 समपराशरी विलयन है। सबसे पहले क्या क्या चीजें, समीकरण तो यही आएगी, समीकरण तो वही है, N1/V1 = N2/V2। तो N1 होता है W1/M1 और N2 होता है W2/M2। तो W1 बराबर क्या है 1.8 ग्राम, M1 बराबर क्या है 180 ग्राम मोल इनवर्स, V1 बराबर क्या है 1000 ml, W2 बराबर, क्योंकि 1 लीटर है तो 1000 ml हो जाएगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना। W2 बराबर क्या है 0.342 दे रखा है, V2 बराबर कितना दे रखा है, V2 यहाँ पर 100 ml दे रखा है, देखो ये V2 दे रखा है, M2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इन दोनों में मान रख दो, मान रखने के बाद में यहाँ से 1.8 1000 इंटू 180 बराबर 0.342 M2 इंटू 100, M2 को निकाल के बाकी सब कुछ उधर चला जाएगा तो इसके पैरा में हो जाएगा, तो ये सब कट जाएंगे आपस में, तो बचेगा क्या M2 बराबर 342। तो हम ये क्या कर सकते हैं, प्रासरण दाब की सहायता से यहाँ पर जो हमने π1 = π2 दिया है, समपराशरी प्रकार के विलयन हो, ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर समपराशरी प्रकार के विलयन हो तो उसकी सहायता से हम एक पदार्थ का, अगर हमें मोलर द्रव्यमान दिया गया हो तो उसकी सहायता से हम दूसरे अज्ञात पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। एक पदार्थ का मोलर द्रव्यमान अगर हमें दिया गया है तो उसकी सहायता से हम दूसरे अज्ञात पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट है, प्रासरण दाब से भी आप कर सकते हो यही चीज, यही हमने आपेक्षिक अवनमन के अंदर भी देखा था, वहां पर भी हम कर सकते हैं, हिमांक अवनमन में भी कर सकते हैं, और जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है उसके अंदर भी कर सकते हैं, वहां पर हम बात करेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है प्रासरण दाब और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में संबंध, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब में संबंध। ऑलरेडी हम आपेक्षिक अवनमन को कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब अणुसंख्या प्रकार का गुणधर्म है। प्रासरण दाब भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब अणुसंख्या प्रकार का गुणधर्म है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब हो, हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक का अवनमन हो, ये सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण इनके मध्य कोई ना कोई संबंध आवश्यक रूप से होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनके मध्य संबंध कौन सा होगा, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके संबंध के बारे में बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, प्रासरण दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये दोनों ही पदार्थ के अणुसंख्या गुणधर्म है, अर्थात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अतः इन दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा। प्रासरण दाब क्या होता है, पाई = NV × RT, ठीक है, NV × RT। अगर हमें मोल अलग दिए हो तो N1 N2 कर देते हैं, नहीं तो नहीं दिए तो फॉर्मूला तो यही है, पाई = NV × RT, ये प्रासरण दाब का फॉर्मूला है। आगे देखिए, अब आगे देखो, समीकरण आपको याद रखनी है, समीकरण आपको याद रखनी है, और वो समीकरण क्या है, एक मिनट, समीकरण आपको याद रखनी है, और वो समीकरण क्या होती है, पाई = NV/RT, ठीक है, ये होती है प्रासरण दाब की समीकरण। अब हम आपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब के बीच में एक संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, और इनके बीच में संबंध क्यों आवश्यक है, वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रासरण दाब और आपेक्षिक अवनमन दोनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। देखिए, माना विलय के M0 मोलर सहंति वाले विलायक के W0 ग्राम में घुले हुए, चूंकि विलयन तनु है अतः इसके आयतन को शुद्ध विलायक का आयतन मान सकते हैं। माना कि विलयन का घनत्व ρ है, अब घनत्व से हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, तो ये घनत्व है और ये आयतन हो गया। विलायक के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो अब देखो,
n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम नॉट। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ डब्ल्यू नॉट की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, एन एम नॉट हो जाएगी। डब्ल्यू नॉट तो यहाँ से या हम इस पास लिख सकते हैं या डब्ल्यू नॉट बराबर एन एम नॉट, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ रख दी तो v बराबर एन एम नॉट अपॉन रो। ठीक है, अब v का मान कहाँ रखेंगे हम, v का मान हम इस समीकरण के अंदर रख देंगे। इस समीकरण में v की वैल्यू यहां पर रख दी तो क्या होगी, v होता है एन एम नॉट अपॉन रो, उल्टा रखा जाएगा पाई इक्वल टू n इंटू रो एन एम नॉट आर टी, ये समीकरण है। v का मान यहां पर रख दिया। ठीक है, तो n इंटू रो एन एम नॉट आर टी। अब देखो nn की टर्म को एक तरफ निकाल लो, n इंटू n एक तरफ निकाल दिया, इंटू रो आर टी आ गया और m नॉट आ गया। अब देखो राउट का नियम क्या कहता है, राउट का यहां पर राउट का नियम आ गया। राउट के नियम में हमने ये चीज की थी, ध्यान दीजिए। राउट का नियम ये कहता है कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट, मतलब वाष्प दाब का अवनमन, अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, n अपॉन n नॉट के बराबर होता है। इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहां पर रख देंगे इस जगह पर। तो क्या हो गया, n अपॉन n नॉट की जगह पर ये वैल्यू रख दी, बराबर क्या होगा रो आर टी अपॉन m नॉट। तो अर्थात प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब बराबर ये क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इनटू रो आर टी अपॉन m नॉट। ठीक है, अब m नॉट आणविक सहती, किसी का आणविक द्रव्यमान अगर m नॉट हो किसी विलायक के लिए निश्चित ताप पर, किसी m नॉट सहती वाले किसी विलायक के लिए निश्चित ताप पर रो और वाष्प दाब p नॉट के मान स्थिरांक होते हैं। ठीक है, अगर किसी का टेम्परेचर निश्चित हो ना, m नॉट उसकी आणविक सहती और उसका टेम्परेचर निश्चित हो तो उसके लिए घनत्व भी बराबर होता है और वाष्प दाब p नॉट भी बराबर होता है। तो अब यहाँ पर ये p नॉट खत्म हो जाएगा, तो पाई इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, ये सब के सब ऑलरेडी स्थिरांक है, ये सारा का सारा जुगाड़ क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। टेम्परेचर स्थिर कर दिया हमने, आर ऑलरेडी स्थिरांक होता है, और उसकी आणविक सहती क्या है, स्थिरांक कर दिया एम नॉट, रो भी हमने स्थिरांक कर दिया, तो उसका मतलब ये सारा स्थिरांक आ गया। तो पाई किस पर निर्भर करेगा, केवल पी नॉट माइनस पी एस, मतलब वाष्प दाब के अवनमन पर निर्भर करेगा। वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है, वाष्प दाब के अवनमन, ये अवनमन है, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन नहीं अवनमन है। तो इसका मतलब पाई किसके समानुपाती होगा, अर्थात विलयन का प्रासरण दाब क्या होगा, उसके वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण दाब बराबर होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इंटू रो आर टी अपॉन एम नॉट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इंटू घनत्व, गैस स्थिरांक, टेम्परेचर और उसका अणुभार भाग उसका अणुभार। ठीक है, तो अब यहां से हम आगे अगर टर्म को हम ज्ञात करना चाहें कि लास्ट तक कहां तक जाता है, तो हम इसी को ज्ञात करेंगे कि पाई समानुपाती किसके होता है, वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। इसी के बेस पर हम किसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि आज हमने किस चीज के बारे में बात की है। आज ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। देखिए सबसे पहले जो हमने बात की वो एक क्वेश्चन समपराशरी वाला एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के बारे में बात की कि किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं अणुभार का परिकलन, किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ से हमने अणुभार को ज्ञात कर लिया, यही क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है और यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रासरण दाब का जैविक महत्व, मतलब प्रासरण दाब का जैविक महत्व क्या है। प्रासरण दाब कोशिकाओं के अंदर भी पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है उस चीज के बारे में हमने बात की कि साइटोप्लाज्म जो है उसको अगर हम शुद्ध जल में रखेंगे तो क्या प्रभाव होगा, और कोशिका के अंदर जो दाब होता है, किसी कोशिका में जल के जाने पर जो दाब उत्पन्न होता है उसको हम स्फीति दाब कहते हैं, उसके बारे में ट्रगर प्रेशर कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की। स्फीति दाब के जब बराबर हो जाएगा तो इनमें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होगी, इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हमने जो बात की वो देखिए, वो हमने हेमोलाइसिस और इन सब के बारे में बात की। देखिए सबसे पहले हमने जीव द्रव्य संकुचन के बारे में बात की, किसके बराबर होता है, जैसे 7.5% शर्करा विलयन में हम रख देंगे तो जीव द्रव्य का संकुचन हो जाएगा, अर्थात हेमोलाइसिस की प्रोसेस हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस हो जाएगी और कोशिका की डेथ हो जाएगी, कोशिका खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमने बात की वो है यदि हम तनु विलयन में डालें
तो कोशिका बराबर हो तो क्रिया संपन्न नहीं होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक प्रकार का। मतलब जिस विलयन का प्रासरण दाब कोशिका के स्फीति दाब के बराबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक प्रकार का। अर्थात इसका आइसोटोनिक परिभाषा भी है, जब कोई दो विलयन एक अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा पृथक किए गए हों और दोनों में प्रासरण की क्रिया ना हो रही हो तो उसको समप्रासरी कहते हैं। अब अर्धपारगम्य झिल्ली अगर पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य हो तो वहां पर हम अगर प्रासरण दाब के संदर्भ में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमोटिक अर्थात समप्रासरण दाबी प्रकार का विलयन कहते हैं। प्रासरण दाब की तुलना के लिए हम जीव कोशिकाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रेड ब्लड कार्पल्स हैं, तो आरबीसी शरीर के तापमान पर 0.9% NaCl विलयन के समप्रासरी होती है। अर्थात अगर NaCl 0.9% में इसको रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइसोटोनिक होगी। अगर उससे कम सांद्रता वाले में रखेंगे तो ये हाइपोटोनिक होगी और प्रासरण के कारण जल आरबीसी में आ जाएगा और आरबीसी फूट जाएगी, हेमोलाइसिस हो जाएगा। और अगर उससे अधिक सांद्रता वाले में रखेंगे तो इसमें से जल बाहर निकल जाएगा और ये आरबीसी सिकुड़ जाएगी, तो इसको हाइपोटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हमने समप्रासरी विलयनों के बारे में बात की कि अगर दो विलयन जो फर्स्ट और सेकंड है जिनके आयतन V1 V2 है, मिला N1 N2 है, और उनका अगर प्रासरण दाब बराबर है, π1 बराबर π2 है, तो क्या हो जाएगा, N1 V1 N2/V2। ठीक है, इसके बेस पर हमने ये साइटोप्लाज्म के संदर्भ में बात की और कुछ क्वेश्चंस किए थे कि किस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 90 mu ज्ञात किया, इसका एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है, W1/M1 अपॉन V1 इक्वल टू W2/M2/V2, जिसकी सहायता से अगर यहाँ से 5 चीजें ज्ञात हो तो छठी चीज को अपने आप ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने एक पदार्थ के लिए, ग्लिसरीन के लिए अणुभार का परिकलन किया है, इस तरीके से हम इसको आगे भी कर सकते हैं। उसके बाद वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब के बीच में हमने एक संबंध स्थापित किया और ये संबंध आपको याद रखना है। बाकी इसमें कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रासरण दाब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवन P0 - PS/P0 रो RT/m0 के बराबर होता है। रो यहाँ पर घनत्व होता है, R यहाँ पर गैस स्थिरांक है, T यहाँ पर टेम्परेचर है, m0 यहाँ पर अणुभार है। अगर इन सभी को स्थिरांक कर दिया जाए, P0 को स्थिरांक कर दिया जाए तो पाई बराबर P0 - PS के हो जाएगा। अर्थात किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके वाष्प दाब के, वापस रिपीट कर रहा हूं, वहां पर नहीं लिखा गया है ये, किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। अर्थात अगर उसका वाष्प दाब का अवनमन ज्यादा होगा तो उसका प्रासरण दाब भी ज्यादा होगा, और अगर उसके वाष्प दाब का अवनमन कम होगा तो उसका प्रासरण दाब भी कम होगा। तो आज हमने यहां तक पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तब तक आप इसको लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।